दोस्तों। तो ये है अड्डेबाजी और अड्डेबाजी में एक लंबे अंतराल के बाद हम आपके सामने उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं आपके चिर परिचित राज मल्होत्रा। नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों जैसे कि शायद हमारा जो आखिरी एपिसोड था, लास्ट एपिसोड, उसमें हमने संवैधानिक विकास पर चर्चा की थी। शायद क्या हमने शायद संवैधानिक विकास का एक सीरीज उसको लगभग 3-4 एपिसोड किया था उस पर। वो हमने कंप्लीट किया था। अब आगे हम इस पर बात करेंगे संविधान की। राज, इससे पहले राज से भी दो शब्द हो जाए। राज। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग पहले से बेहतर होंगे। हम्म, पता नहीं क्यों हम लोग लंबे गैप में फंस जाते हैं। अ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति कुछ ऐसी है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और कोशिश करेंगे कि इतना लंबा अंतराल ना हो। आगे से ध्यान चल, रखा जाएगा। हाँ, आगे से इस पर बहुत जो है ध्यान रखा जाएगा। चलिए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हाँ चंदू। तो चलिए उससे हम संविधान पर बात करें। राज, इससे पहले थोड़ा संविधान का एक परिचय दे दो, भारत के संविधान का। भारत के संविधान के परिचय की बात किया जाए तो वैसे तो भारत की संविधान किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हाँ। क्योंकि पता ही है दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हम ही हैं। हम ही मतलब भारत। यहाँ और जब सब हम दुनिया। की बात कर रहे हैं तो हम भारत की बात कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली हम बात मने नहीं कर। भारत। हम हाँ, मने हम माने भारत। भारत। हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जैसे संविधान की बात करें तो संविधान में जो कितने भाग हैं, भाग हाँ, की बात तो करें तो ये 22 भाग हैं। 22 भाग और 12 अनुसूची और तीन सौ बारह पंचानवे जो बारह है। अनुसूचित और 395 आर्टिकल। और यदि हाँ, उसके क्लॉज और सब क्लॉज की बात करें तो ये लगभग 500 के आसपास जाएंगे। हाँ, ये तो समय दर समय ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफ़िकेशन करना ज़रूरी हो जाता है और संशोधन जो है, हमारा संविधान लचीला है ही, जो कि हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया जब हम समावेशित है। संविधान जब हम संविधान की विशेषताओं पर, हाँ, हालांकि संविधान की विशेषता पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक एपिसोड में, अड्डेबाजी में ही। हुँ, तो चलो अब हम बात करेंगे संविधान, भारत के संविधान के भाग एक की। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग एक भाग हुँ, एक में हमने जो बताया है आपको, इसको एक पीपीटी के माध्यम से आपको दिखा दिया जाएगा कि भाग एक का जो अनुच्छेद एक है, पहला अनुच्छेद, जैसे ही उद्देशिका समाप्त होती है उसके बाद भाग एक शुरू होता है। भाग एक में जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल वन, क्या कहें जिसको, क्या अनुच्छेद एक, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो राज्य, इस पर ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक एक लाइन को क्या बताएं, उसको तो पीपीटी से दिख ही जाएगा और हुँ, उसको पढ़ लेने में ही ज्यादा बेहतर है। तो यदि हुँ, हम बात करें कि भारत या भारत का जो राज्य क्षेत्र है, हुँ। इसको तुम कैसे डिफाइन करोगे? सबसे सॉरी, पहले तो इससे एक अ एक मिनट, अ, इससे इससे पहले हम लोग, नहीं नहीं सॉरी, माफ करना। जो कि पहला जो आर्टिकल है उसका जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हुँ, भारत अर्थात इंडिया हुँ, राज्यों का संघ होगा। इसको हुँ, स्पष्ट करें। भारत, सिर्फ भारत या सिर्फ इंडिया क्यों नहीं, भारत हुँ। अर्थात इंडिया, ऐसा क्यों? देखिए, जब हम थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे, जब हम हमारी संस्कृति थी, जब हमारी प्राचीन काल चल रही थी या फिर आप कहें कि जब हमारा अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, तो उस समय हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान बँटा था मतलब 2 भागों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है ना? लेकिन मतलब मैं सम... इससे चलो चलो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बाँटा गया था, ना कि भारत और पाकिस्तान में। एक कल्चरली इस तरह बात की जाती थी, लेकिन जब संविधान सभा में नाम की बात आई तो हाँ, इस बात पर मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत चिढ़ था कि आप इंडिया नहीं है। हाँ, मतलब कि जैसे भारत का नाम इंडिया की बात की गई तो मोहम्मद अली जिन्ना बड़े चिढ़ते थे कि ये इंडिया नहीं है। इंडिया तो हुँ, ब्रिटिश इंडिया था, ये हुँ, हिंदुस्तान है या भारत है।
इसी सब को स्पष्ट करने के लिए अंबेडकर जी ने पहला अनुच्छेद का पहला जो आर्टिकल है उसी में हम्म, उल्लेखित कर दिया, भारत यानी कि इंडिया, या इंडिया हम्म, यानी कि भारत राज्यों का समूह इन- होगा। इसलिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर रूप से दिखेगा कि जो भारत है हम उसी इंडिया की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे और मैं समझता हूँ कि इसी लाइन में जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। हैं। भारत हाँ। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यदि आप हम्म, राष्ट्रवाद की बात करें तो अब हम यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद की तुलना करें तो यूरोप में वो अपनी जातीय और जो उनकी जो पहचान थी अपनी जातीय भाषाई या नस्लीय पहचान के आधार पर उन्होंने राष्ट्र बनाया। लेकिन भारत में आकर यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग नस्ल अलग अलग जाति और अलग अलग भाषाई समूहों द्वारा एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, एक नए राष्ट्र की बात की जाती है जिसे हम्म, भारत कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत। हम्म। राज कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राज्यों का संघ देख रहे हैं ना, मतलब राज्यों, भारत यानी कि राज्यों का संघ होगा। आप देखेंगे कि जब अमेरिका का संविधान थोड़ा बहुत अगर आप जानते होंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है। हम्म, वहां पर ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि वहां पर और यहाँ पर वे दोनों में थोड़ा सा अगर डिफरेंस आपको समझना हो तो उसमें क्या है कि हमारे जो संघ है, मतलब केंद्र सरकार, या फिर कह सकते हैं कि आप सेंटर जो है, सेंटर के हम्म, द्वारा राज्यों को बनाया गया, ना कि राज्यों के द्वारा संघों को बनाया गया है। ठीक हम्म, है। और जब वहां की बात करेंगे, आप अमेरिका की बात करेंगे, तो वहां पर आपको लगेगा कि नहीं, वहां पर राज्यों के द्वारा संघों को बनाया गया है। हम्म, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसलिए हम्म, हमारे देशों को कहा जाता है कि भारत जो है वो राज्यों हम्म, का संघ होगा। हम्म। आपको समझ में आ जी रही होगी ना? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भारत एक हाँ। राज्य, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्थिति यह है कि वहाँ के जो स्टेट हैं वो अपने आप में एक अलग देश हैं। हाँ, एक तरह से देश है। एक एक तरह से ये देश है, उनकी एक अलग अलग देशों का समूह है। उनकी जो आर्थिक विदेश नीति संचार वगैरह जो की पॉलिसीज है वो आप एक यूएसए के अंदर है, बाकी सारी चीजें उनके पास अपना संविधान है, अपनी इकोनॉमी है, अपना यानी विधानसभा, सब आप कुछ यही अलग है। कह सकते हो कि आप राज्यों की पहचान अलग है और सेंटर की हम्म, पहचान अलग है। पहचान अलग है वहाँ वहां पर। वहाँ का शक्ति का एकदम बिल्कुल रूप से बंटवारा है। जैसे हमारे हम्म, यहाँ एकल नागरिकता की इस- बात की गई है, वहाँ पर एकल नागरिकता की बात नहीं की गई है, डबल नागरिकता हम्म, की बात की गई है। दोहरी दोनों नागरिकता का की अलग बात की अलग जाती है। नागरिकता, दोहरी नागरिकता की बात की गई है। तो यही सब हम्म, डिफरेंस है, इसलिए भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब चलिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जैसे कि पहला ही आर्टिकल का जो कि है सब सब क्लॉज, मतलब इसका क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 क जो है, हम्म, 3 का क, हम्म, हम्म, 2 में तो ज्यादा कुछ नहीं है। भारत और उनके राज्य वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। पहली अनुसूची में वो सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हम्म, निर्देशित करते हैं, उसको उसको बारे में लिखा दिया गया है। अब हम बात करेंगे जैसे कि उसका जो क है राज्यों के हम्म, राज्य क्षेत्र, उसके बाद ख है जैसे कि संघ शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र, और ग में आ हम्म, जाता है हमारा राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। तो इन सब हम्म, पर हम चर्चा करें उससे पहले हम एक बात करना चाहेंगे आपसे कि हम्म, भारत के राज्य क्षेत्र, हम्म, आखिर जैसे हम भारतीय राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा, भारत के राज्य क्षेत्र को कैसे हम परिभाषित करेंगे? राज। देखिए, एक भौगोलिक सीमा होती है जो हम्म, कि भारत के अंदर आपको दिखाई देगा। हम्म। तो वो भौगोलिक सीमा के, हर देश की अपनी भौगोलिक सीमा होती है, इसमें कोई हाँ, हर भारत के देश लिए की कोई अपनी यूनिक, भौगोलिक, भारत के लिए कोई हाँ, यूनिक बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो भौगोलिक सीमा के अंदर जितने भी आपको राज्य या टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, वो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर कुछ अलग से भी बात की गई है कि जो इसके अंदर आएंगे तो आएंगे ही, और जो हम्म, हम कुछ अर्जित करेंगे हम्म, वो भी इसके अंदर आएगा। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो हमारा समुद्री इलाका होता है 200 नॉटिकल मील, और हम्म, उसके बाद जो हमारा दूतावास होता है, जो अमेरिका का दूतावास इंडिया में है, या इंडिया का अमेरिका में दूतावास है, वो भी भारत के राज्य क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं।
हम्म, तो मतलब ये राज्य क्षेत्रों की एक ब्रॉड रूप लिए हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप एकदम सीमित दायरा है इसका। अभी देखिए आपने जैसे देखा भी हो। हाँ, हम्म, चलिए बताइए चलिए। बताइए। जैसे कि मैं जैसे समझ रहा हूँ कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, यदि इसको हाँ, स्पष्टता समझने की कोशिश करें तो भारत का राज्य क्षेत्र मतलब भारत की जो कि मुख्य भूमि है वो, और हाँ, भारत द्वारा शासित जो द्वीप या अन्य क्षेत्र हैं ये, इसके अलावा 200 मील 200 नॉटिकल मील का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो, और दूतावास, भारतीय जलयान, भारतीय वायुयान और स्पेस स्टेशन यदि है तो ये भी भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाएगा। क्योंकि एक कई बार ऐसा देखते हैं आप कि कई केसेस आते हैं कि कोई बच्चा यदि प्लेन में पैदा हो जाए हम्म, तो उसे कहाँ पैदा हुआ माना जाएगा। इसको नागरिकता नागरिकता वाले चैप्टर में इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। यदि कोई बच्चा एक हवाई जहाज में पैदा होता है जो कि किसी भी देश हो सकता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में हो, किसी देश की सीमा में नहीं हो, तब उसे कहाँ आपको पैदा हुआ माना आप, जाएगा। आप आपको जानकारी के लिए बता दें कि आप भारत में निवास कर रहे हैं और भारत के नागरिकता में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ क्या हुए, नहीं डजेंट नहीं मैटर। सर, देखिए नागरिकता की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं कि अब यदि ये डिफाइन करना कि ये बच्चा पैदा कहाँ हुआ, हाँ, तो उस समय वो जो वायुयान है वो उसे जनरली पूरी दुनिया ये मानती है कि जो वायुयान या जलयान है वो उस हाँ, देश का राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, एक उड़ता हुआ टुकड़ा है उसका, उड़ता हुआ या बहता हुआ। अच्छा चलिए ठीक है। तो चलिए, ये तो थे हमारा जो भारत का जो राज्य क्षेत्र था, इसको हमने थोड़ा बहुत परिभाषित करने की कोशिश की। उसके बाद हम आते हैं, चलिए भारतीय संघ में अर्जित किए गए क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। तो अर्जित किए गए क्षेत्र, चलिए इस पर थोड़ा सा आप दीजिए, उसके बाद हम भी थोड़ा आ रहे हैं इस पर। अच्छा, अर्जित किए हुए क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो भारत के संघ सरकार को ये अधिकार मिला हुआ है, यानी संविधान को ये अधिकार है, संविधान में उल्लेखित है कि अर्जित किए हुए क्षेत्र भारत के क्षेत्र कहलाए जाएंगे। हाँ, सरकार अपनी उस विधि मतलब अपने नियम कानून जो कानून, संसद में विधि द्वारा उसको शामिल शामिल कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है। और दूसरी बात ऐसी भी है कि आप जोर जबरदस्ती करके नहीं, हमारा संविधान तो लचीला है ही, और बाकी संस्कृति आपको पता ही है। तो उस हिसाब से जब देखेंगे आप तो भारत के द्वारा हो सकता है अर्जित क्षेत्र, या भारत के द्वारा कुछ जो है, जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कब 2016 में हुआ था ना वो, बांग्लादेश के ये साथ बा- 11 में। आ, ये यही नहीं नहीं 16 15 16 के आसपास हुआ है, भारत और हाँ बांग्लादेश तो के बीच। हाँ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो हुआ था, तो कुछ लेन देन होकर के जो है समझौता हो गया था, तो वो भारत का हिस्सा बन गया था और जो हमने दिया वो बांग्लादेश बांग्लादेश का का। हिस्सा बन गया। तो इसी तरीके से आप सिक्किम में भी जब देखेंगे ना, सिक्किम में क्या हुआ था। हाँ, तो मैं एक- देखिए, भारत द्वारा जो अर्जित किए गए क्षेत्र हैं अभी तक, इसमें दो आता है, एक तो सिक्किम है, हम्म, दूसरा हम्म, गोवा है। क्योंकि ये जो हम्म, है आजादी के 10 साल बाद, 10 साल या 15 साल बाद भारतीय संघ का हिस्सा बना। जैसे सिक्किम, गोवा, दामन और द्वीप दीव, आजादी ये के बाद सारा क्या, अच्छा अच्छे दिन के बाद बना था, अच्छे दिनों के मतलब। बाद। हाँ, इवन की पौंडीचेरी भी आजादी के बाद ही वो मतलब हाँ, इसमें शामिल हुआ। तो इसमें लेकिन सबसे बड़ा जो कि इम्पोर्टेंट है वो है सिक्किम और गोवा। तो आप हम्म, चलो सिक्किम पर थोड़ा बात करते हैं, बताओ सिक्किम के हम्म। बारे में कुछ। जब 1947 की आजादी मिली थी हमें, 1947 में, उस समय भारत जो है, वहां पर सिक्किम जो है, सिक्किम में एक मतलब राजा का शासन हुआ करता था, राजशाही परिवार राज से। हाँ, हाँ, राजशाही था वो वहां पर। चोग्याल वंश था कोई। हाँ, चोगियाल वंश था, उसी का शासन था। और जब क्या कहते हैं, भारत ने स्वतंत्रता घोषित कर दी, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता दे दी। अब यहाँ पर मुद्दा आया कि सिक्किम क्या करे, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि देशी रियासतों को ये अधिकार था कि या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या भारत में शामिल हो जाए, या फिर आप जो है स्वायत्त रहें, मतलब स्वतंत्र रहें। मतलब तीन विकल्प दिए गए थे। तो उसमें से कुछ तो शामिल हो गए, जो देसी रियासत वगैरह थे वो तो शामिल हो गए, तीन बच गए थे, उसमें से सिक्किम नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्किम के राजा तो चाहते थे कि हम शामिल हो जाए, ऐसा ही था ना, राजा चाहते थे, राजा नहीं चाहते थे, पर उनकी जो एक वो थी, प्रजा थी, वो चाहता था कि भारत में हम जो है
शामिल हो जाए। एक और और समस्या थी यह कि एक और समस्या थी कि चाइना की विस्तारवादी नीति, क्योंकि चाइना द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही तिब्बत पर अपना दबाव और पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर चुका था। हाँ, और इस और इसका डर सिक्किम में भी था। हाँ। हम्म, हाँ, ये भी एक मामला था। हाँ, तो आगे उसके चलो। बाद उसके बाद क्या होता है कि जब मतलब शामिल तो होता नहीं है, लेकिन भारत हम्म, द्वारा कहा जाता है कि हम जो है आपके विदेशी मामले, संचार और रक्षा, डिफेंस, ये जो है हम्म, भारत के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगता है। तो ये सब चलती रहती है। उसके बाद जो है यानी कि ये एक सब संबद्ध उसको उस स्थिति को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। ऐसी स्थिति को तो संबद्ध राज्य बोलते हैं। लेकिन क्योंकि आपके ये ज्यादा हाँ, दिनों तक चला नहीं। हाँ, ये लगभग 70-74 तक चला होगा तकरीबन। हम्म, हम्म, हाँ, इकहत्तर क्योंकि इकहत्तर में। क्यों क्यों हाँ, क्योंकि ये जब 35वां संविधान संशोधन आता है ना 1974, 37वां संविधान संशोधन, हाँ। 35वां संविधान संशोधन 1974 आता है, तब जाकर के जो है इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। पूर्ण राज्य का दर्जा तो 75 में मिलता है। हाँ, यही कह लो, पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल जाता है और इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है, जो हम्म, सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में मिलाया जाता है, तो उसमें 2 संशोधन किए जाते हैं। एक मतलब आर्टिकल में संशोधन किया जाता है, यानी कि जो भाग 1 है अपना, उसके हम्म, क्लॉज 2, यानी कि हम्म। जो दूसरा है, दूसरा का यानी आर्टिकल दूसरा का क्या जो है, उसमें हम्म, संशोधन करके इसको जोड़ा जाता है। हम्म, और इसके लिए एक आर्टिकल भी आपको 371 में मिल जाएगा। 371 भी संशोधन किया जाता है, वहां पर जो है जोड़ा जाता है, तो तीन संवैधानिक सौ जो है व्यवस्था की जाती है। 371 में इसको जोड़ा जाता है फिर, हालांकि। हाँ, तो चलो, हाँ, अब हम अगले दूसरे स्टेट की बात करेंगे जो कि भारत द्वारा अर्जित है। एक, हाँ, मतलब उसका नाम सुनते ही युवाओं के चेहरे तो खिल जाते हैं, गोवा। हाँ। गोवा के बारे में कहा जाता है कि जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की जरूरत नहीं है। हम्म, और पश्चिमी तट पर है, काफी पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है वो। और हम्म, काफी खुली संस्कृति है, खुला माहौल है वहाँ का। इसलिए वो पर्यटक वहाँ काफी आकर्षित होते हैं। यदि हम बात करें तो गोवा 1510 में पूरी तरह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। हम्म, उसके बाद से ये 1961 में जाकर उसको पुर्तगालियों से आजादी मिली। हालांकि जब आज भारत में जो विलय विलय की प्रक्रिया चल रहा था, भारत की एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब बात की गई इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि गोवा जो है वो चेहरे पर एक फुंसी के बराबर है, इसे जब चाहे हम मसल सकते हैं। आप सुन रहे हो ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। पंडित नेहरू का कहना था कि गोवा तो बिल्कुल एक फुंसी की तरह है चेहरे पर, उसको हम कभी भी मसल सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा इसकी प्रायोरिटी नहीं नहीं दिया इन्होंने, उन लोगों ने इसको। और ये हम्म, काफी लंबे समय तक इसमें चलता रहा। हालांकि राम मनोहर लोहिया, वहां जितनी आप बात कर रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से यदि आजादी की जो पहली मतलब शुरुआत का है तो 1946 में हुई, जब राम मनोहर लोहिया ने वहां पर एक इसकी शुरुआत की। उसके बाद आरएसएस है, आजाद गोमांतक दल है। हाँ, एक बात पहली बार ये देखने को मिला कि 19 आरएसएस का योगदान गोवा की आजादी में अक्सर कई बार देखने और सुनने को मिलता है। भारत के अन्य हिस्सों में तो उसकी मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पर जब जब भारत के आजादी की बात, गोवा की आजादी की बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पुर्तगाली शासन का कहना था कि गोवा हमारा कॉलोनी नहीं है, गोवा हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हम्म, हमने उसको जीता है। और वो तब जीता है जब इंडिया जैसी कोई एंटिटी थी नहीं। 1510 में भारत जैसा कुछ तो था नहीं, इंडिया जैसा कुछ। हम्म, तब उन्होंने जीता। और फिर हालांकि जितना आसान नेहरू जी समझते थे उतना आसान था नहीं। उन्हें थोड़ा वेट वेट करना पड़ा हमला गोवा पर सैनिक कार्रवाई करने की। आपको पता होगा कि 1960 में जब क्यूबा में क्यूबा में 1958 या 60 के आसपास जब फिदेल कास्त्रो आए और क्यूबा एक कम्युनिस्ट राज्य बन गया, और यहाँ पर यूएसएसआर और यूएसए दोनों वहां उलझ गए।
तब जाके भारत ने गोवा में सैनिक कार्रवाई की। और सैनिक कार्रवाई का तत्काल तत्काल कारण था कि ये नवंबर का महीना था, नवंबर 1961 का, जब एक साबरमती नाम का हवाई जहाज, ये पपान मतलब जलयान, उस गोवा के आसपास से गुजर रहा था, तब उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि कुछ लोगों की जान गई। और उससे पहले एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा था, उस पर गोली चलवा दी गई थी, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। ये सब हुआ, फिर तब जाके उस पर सैनिक कार्रवाई की गई और 2 घंटे, लगभग 36 घंटे में गोवा को आजाद करा लिया गया। तो गोवा की आजादी कब मनाई जाती है? 19 दिसंबर। अभी तो मनाया गया था कुछ दिन पहले, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। हाँ, गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन एक और मुक्ति दिवस और है, उसको ध्यान रखना। कौन सा, बांग्लादेश? नहीं, गोवा का मई में है। हाँ। तारीख मुझे याद नहीं, याद आएगा तो मैं बता दूंगा उसको। अच्छा अच्छा। तो ये थी गोवा की कहानी, गोवा और सिक्किम की। ये 2 राज्य हैं जो कि हमने अर्जित किए हैं। हम्म। अब अर्जित, हालांकि गोवा गोवा को हालांकि 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत इसको जो है ना हम्म, टेरिटरी बनाया जाता है, संघ शासित प्रदेश बनाया जाता है। और फाइनली जाकर के इसको 87 में, अब सोच लो हम्म, कितने उन्नीस- बाद में जाकर के पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, या 87 में। हालांकि जो उस समय पुर्तगाल के शासक थे, सालाजार, एक हाँ तानाशाह थे। उन्होंने हाँ। कहा कि गोवा गोवा को आजादी नहीं मिली, गोवा एनेक्स कर लिया गया, गोवा पर कब्जा किया गया भारत के द्वारा। और अभी भी वहां की स्थिति रही कि उन्होंने कहा कि जो गोवा के नागरिक है वो पुर्तगाल के नागरिक है। और ये स्थिति पुर्तगाल की ओर से आज भी बहाल है। और हाँ, तो आप जब वहाँ का कल्चर का मतलब कल्चर को जब पढ़ोगे ना आप, तो आपको लगेगा भी कि रियली में ऐसा है भी, हम्म, हम्म, क्योंकि सब कुछ उसी अनुरूप जो है उसने ढाल रखा है और कारण पुर्तगाल है ने। ना कि इतना लंबा शासन और इतना स्टेबल कहीं नहीं रहा ना, आप सोचो 500 ना, साल का। 1500 से लेकर के 1947 तक, 1961 तक। 1961 तक यूं कह लें तो लगभग 500 साल के तकरीबन तकरीबन, तो क्या होगा, सब साढ़े कुछ हो चार सौ जाएगा, साल एडप्ट कर लेगा लोग। हम्म, अब पुर्तगालियों के बारे मतलब वही तो बोले, गोला गोवा के बारे में कहा जाता है कि जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की जरूरत नहीं है। हम्म। तो ये था गोवा। अब वैसे भी और आज इसी तरीके से जब आप, हाँ क्या कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, आप बोलो बोलो। हाँ, तो जिस समय हम बात करना चाह रहे थे कि जब और राज्यों का गठन हुआ, तो ये तो दो राज्य की हम लोगों ने बात की विस्तार पूर्वक, हम्म, लेकिन इसके बाद भी कई सारे राज्यों का गठन है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि संविधान जब बना नहीं था, भारत जब आजाद हुआ था, तो उस समय 4 वर्गों में जो है राज्यों को बांट दिया गया था। हाँ, ए बी सी ऐसा कुछ राज्यों का था हाँ वर्गीकरण। हाँ, भाग का, यानी ABCD कह सकते हो, या क ख ग घ कह सकते हो आप, इस तरीके से हम्म, बांट दिया गया था। तो उसमें जो है ना 29 राज्य हुआ करता था टोटल, उस हम्म, समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 29 था, तो उसको 4 भागों में बांट दिया था। लेकिन जब आयोग वयोग बना, जब भाषाई आधार पर डिमांड होने लगे, खैर चलिए हम पुनर्गठन में इसकी बात करेंगे अच्छे से। तो चलिए अब नए उसी पर आते हैं। अब है हमारा जो आर्टिकल, ये 2 तो हम लोग चले गए, अब एक तो हो गया है। दूसरा में है हम नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब जैसे कि नए राज्यों का प्रवेश था, प्रवेश की बात तो थी कि जैसे गोवा आया, सिक्किम आया, या फिर हम्म, कभी किसी किसी दिन हम लोग पीओके में चले जाएं तो पीओके भी आ जाएगा हमारे पास, बाल्टिस्तान भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कब ला रहे हैं? दुनिया नक्शे बदलते हैं, नक्शे बदलते हैं और रहने चाहिए। तो वो आएंगे। या तो प्रवेश या उसकी स्थापना, जैसे कि सन 2000 में बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जो कि बाद में हम्म, उसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड कर दिया गया, ये अलग हुए। और हम्म, उसके बाद फिर आप देखते हैं जैसे कि फिर तेलंगाना हुआ 2014 में, तेलंगाना बना। हम्म, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को, उसको बाइफरकेट करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इस पर हम बात करें कि नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना, हम्म, इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करोगे। स्थापना और
प्रवेश तो हो गया, स्थापना की बात करें। नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना की बात करना है ना हम लोगों को। हुँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये तो बात सब कुछ सेंटर के हाथों में आ जाता है, जिसको चाहे आर्टिकल केंद्र 2 में सरकार। एकदम शक्ति दी गई है कि संसद जो है विधि द्वारा ऐसे जो है, जो भी वो हुँ, ठीक समझे, इस तरह का प्रवेश कर सकती है, किसी राज्यों को प्रवेश दे सकती है और किसी राज्य की स्थापना कर सकती है। उसमें 2 शक्तियों का उल्लेख किया गया है। एक तो नए जैसे 1 मिनट में पहले इसको एक बार बता देना चाहूँगा। जैसे कि हुँ, आर्टिकल हमारा संविधान का जो आर्टिकल 3 है, इसमें हाँ, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं और नामों में परिवर्तन, हाँ, इस पर बाद में आएँगे। इससे पहले जो है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों या शर्त जो ठीक समझे, संघ हाँ, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। ये है हाँ, यही तो आर्टिकल। ये आर्टिकल हाँ, 2 है ये। 2 है। तो चलिए इसी पर हाँ, पहले चर्चा करें, क्या है इसका? वही मैं बता रहा हूँ, तो 2 ही बता रहा था, आर्टिकल 2 ही का उल्लेख कर रहा था मैं कि संसद को 2 तरह की शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो जो है ना अपने क्या कहते हैं, उनको जो ठीक लगे, उस हिसाब से हुँ, जो है किसी राज्यों को प्रवेश दे सकती है और किसी राज्यों की स्थापना कर सकती है। संसद के त जो पास जो 2 शक्ति है, उसमें है कि चाहे वो संघ शासित संघ के रूप में दे, मतलब संघ हुँ, शासित प्रदेश के रूप में दे या फिर हुँ। राज्यों के रूप में वो अपने हिसाब से संशोधन कर सकती है। और पहली शक्ति जो है ना, जो कि नए राज्यों के संघ में शामिल करने की है, उनमें हुँ, है कि उनका अस्तित्व तब तक बना रहेगा, जब तक जो नए राज्यों का गठन है, उसका खत्म नहीं कर देती। हुँ। सब मतलब कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग यदि किसी दिन गोवा को कर्नाटक या महाराष्ट्र का हिस्सा बना दे, तब तक हाँ, गोवा, गोवा है। गोवा है। जो पुनर्गठन आयोग था ना, तो उसी के आधार पर जो है, जो भी आप निर्णय ले सकते हैं, हो सकता है कि 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना दिया जाए या 2 राज्यों में से थोड़ा-सा काट करके तीसरा राज्य बना लिया जाए। तो इस तरीके से जो है, इसका निर्माण कर सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। घटाने-बढ़ाने की बात तो हम आर्टिकल 3 में ज करेंगे। यहाँ जैसे पर जैसे कि स्थापना हाँ, जैसे कि नए अब एक बोडोलैंड का डिमांड होता रहता है, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्से को मिलाकर। हाँ, डिमांड चलता रहता है, अभी भी चल रहा है हाँ, उसका। पूर्वांचल का भी वैसे चल रहा है। वैसे अब अभी अभी कभी-कभी आंध्र प्रदेश का भी नाम आ जाता है बीच-बीच में, बिहार और झारखंड के कुछ जिलों को मिलाकर चर्चा में हाँ, आज, हाँ, हालाँकि हाँ, हाँ। मुख्य राजनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन चर्चा में है ये बातें, कभी भी आ जाती है ये बात। जब आप जो है ना, इतने क्षेत्रों में बाँट देते हो राज्यों को, जब चलो हुँ, आगे बात करेंगे इस पर। हुँ। अच्छे से बात करेंगे इस पर। चलें, ये अब नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, ये थोड़ा लास्ट टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा। राज्यों की स्थापना पर पहले हम एक के लिए कई राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, बनाए गए थे। तो इन पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जैसे धर आयोग कारण है और जेवीपी समिति। कारण है ना, ये जो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो विचार हैं या फिर ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल इतने इम्पोर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। बिल्कुल। और जितने भी राज्य का गठन किया गया है शुरुआत से लेकर के अभी तक, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्लैट जैसे कर लीजिए अब थोड़ा-सा आप। हाँ, वो मैसेज आ रहा है कुछ इसलिए। हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे? मैं वही बोल रहा हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग, सबसे हुँ। पहले तो बात की गई कि नहीं कि राज्यों का निर्माण कभी भी भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्ट रूप में नहीं था। नहीं, जब मतलब ये जो जेवीपी समिति जो थी, धर पहले आयोग जो और जेवीपी समिति, इन लोगों ने तो एक स्पष्ट कहा था कि नहीं कि राज्य का पुनर्गठन कभी भी राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा। धार आयोग ने तो डायरेक्ट अवहेलना कर दी, जेबीपी कमेटी भी जो है डायरेक्ट अवहेलना कर दी कि नहीं, लेकिन भाषाई आधार पर अगर आप गठन करने लगेंगे तो संभवतः जो है ना, हम्म, कई राज्यों में कई 100 राज्य बन जाएँगे। तब कारण भी था क्योंकि तब लोगों को फेडरल स्ट्रक्चर का जो अनुभव नहीं था कि फेडरल स्ट्रक्चर भारत में इस तरह से कामयाब होगा, इसका अंदाजा लोगों को नहीं था। लेकिन जब बाद में फजल अली आयोग बनता है 1903, ये दिसंबर 1953 में, जिसने कि हाँ, 1955 में अपने रिपोर्ट पेश किया,
तो इसने जो कि राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों का पहचान किया। पहला था कि देश की एकता एवं सुरक्षा, अक्षुण्ण एवं संरक्षण, भाषाई व हुँ, सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक एवं हुँ, प्रशासनिक तर्क हुँ, और प्रत्येक राज्य एवं पूरे हुँ, देश के लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। ये जो फजल हुँ, अली आयोग था, इन्होंने ये 4 पॉइंट दिए। इसके आधार हुँ, पर जब आया कि भाषाई और जो सांस्कृतिक एकरूपता है, इसके आधार पर मैं समझता हूँ पहला जो कि बम्बई को बाँटकर एक मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषियों और के लिए गुजरात बना दिया। गुजरात। हुँ, हुँ, फिर जो आप कर्नाटक की भी बात करोगे, वो भी उसी आधार पर बना। फिर बाद में हुँ, तेलंगाना बना। अब हम आते हैं यदि बाद में 2000 में पहुँचे तो झारखंड का निर्माण। ये एक हुँ। सांस्कृतिक था। ये इसको प्रशासनिक और सांस्कृतिक कह सकते हैं इसको, या फिर ये बिल्कुल अलग, इसको कैसे देखोगे? मैं मैं शुरू से इस पर चर्चा करना चाहूँगा थोड़ा, क्योंकि ये हुँ, इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आज़ाद होता है, उस समय जो बटा हुआ रहता है 4 मतलब बताया था मैंने आपको कि हुँ, 4 भागों में जो बटा हुआ था, क, ख, ग और घ में, तो हुँ, उस समय 29 राज्य थे। और हुँ, 29 राज्य में फिर जो है ये सब आपने बताया, जैसे कि धर कमेटी थी, जेबीपी कमेटी थी। जेबीपी जो कमेटी आई थी ना, ये संक्षेप में कहा जाता था। इसमें था कौन-कौन? जवाहरलाल नेहरू था, पटाभी हुँ, सीतारमैया था और वल्लभ और भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। हुँ, ये कांग्रेस ने बनाई, क्योंकि धर आयोग ने हुँ, डायरेक्ट कह दिया कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन संभव नहीं है। हुँ, और इसने कहा कि प्रशासनिक आधार पर बाँट करके आप कर सकते हो कुछ, लेकिन भाषाई आधार पर पुनर्गठन मत करो। तब जेपीपी कमेटी को बनाया। लेकिन तब तक में जो मद्रास था, उसमें ज़बरदस्त जो है वहाँ पर हुँ, आंदोलन छिड़ गया था कि नहीं, हुँ, भाषाई आधार पर जो है बँटवारा किया जाए, भाषाई आधार पर बँटवारा किया जाए। तो वहाँ के एक व्यक्ति थे श्री रामालू, पोट्टी हुँ, श्री रामालू। हुँ, पोट्टी श्री रामालू वहाँ के एक व्यक्ति थे, उसने जो है आंदोलन किया और लगभग 64 दिन, कहीं-कहीं 56 दिन भी उल्लेखित है, कहीं 63 दिन भी है। तो हुँ, वो 54 उसने दिन का माना आंदोलन जाता कर दिया। हाँ, जो भी हो। ये है। कोई हुँ, मुद्दा नहीं है। पर हाँ, हुँ, उसने जो आंदोलन किया और अंत में वो चल बसे। हुँ, तो कांग्रेस पार्टी और जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, काफ़ी शॉक्ड थे कि हम भाषाई आधार पर करना नहीं चाहते, लेकिन प्रेशर इतना था उनके ऊपर कि उसने जो है 1953 में आकर के आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, मद्रास से अलग अलग होकर। मद्रास क्योंकि तेलुगु हुँ, प्रदेश था, तो हुँ, तेलुगु भाषी था, तो उसी से अलग होकर के आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो जेबीपी कमेटी थी, ये तो काम ही खत्म हो जाता है, उसके बाद बनाता है, इतना दिन होने फज के बाद तब बनाता है फजल अली आयोग। फज़ल अली आयोग। हाँ, फजल अली अली आयोग बनाता है, जो चंद्रशेखर जी ने आपको बताया कि उसने 4 बड़े कारकों का जो है पहचान की और बताया कि इस आधार पर जो है राज्यों का बँटवारा किया जाए। अब यहाँ पर आता है कि इसने इसने कहा और सरकार ने मान भी लिया कि जो है ना, जो फजल अली आयोग ने बताया है, उस आधार पे बहुत कम चेंजिंग करके उसने उसको स्वीकार कर लिया सरकार ने। और यहाँ से जो है कहा कि 14 राज्य और से 6 केंद्र शासित प्रदेश में जो है, वो जो मैंने बताया था 29 राज्य था, ना उसको उसको बाँट जो है दिया गया। उसको बाँट करके 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य में जो है बाँट देखो ये सब चीज़ की। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को तो स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अभी भी ये स्वीकार नहीं किया गया कि एक राज्य, एक भाषा। हुँ, लेकिन जिसकी मतलब अभी भी जिस पर अक्सर हो जाता है कि मतलब नॉन हिंदी, खासकर जो साउथ में हिंदी भाषी के प्रति जो एक कभी कभार देखने को मिलता है नेगेटिव। वैमनस्यता। हाँ, हाँ, नेगेटिव थॉट। नेगेटिव था। ये उस समय इस चीज को स्वीकार नहीं किया गया। हुँ, और फिर अब आप देखते हैं कि कई बार भाषाई आधार पर ये कर्नाटक बना, गुजरात और महाराष्ट्र बने, आज हुँ, फिर तेलंगाना बना, ये भाषाई आधार पर राज्य बने। और नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य कहीं न कहीं भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर उनका बँटवारा होता गया। तो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के बँटवारे का आधार दे दिया। ये 4 आधार पर राज्यों का बँटवारा हो सकता है। देश की एकता, हाँ, सुरक्षा, अक्षुण्ण
अनुरक्षण एवं संरक्षण के लिए, हाँ। मतलब कहीं आपस में मारामारी ना हो जाए, दंगा फसाद ना हो जाए, देश की इसलिए। मतलब कि आप यही कह सकते हो कि जो यूनिटी है ना, वो बना रहे हुँ, और हुँ। संरक्षण बना रहे। भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता। जो कल्चर है, जो हुँ। संस्कृति है, उसने संस्कृति को कहा कि संस्कृति के आधार पर आप बाँट सकते हो। जैसे उसमें कोई झारखंड की इस तरह बात की बात नहीं। जैसे जैसे हाँ, झारखंड की झारखंड बात में बिहार जैसे कि आदिवासी लोग थे, तो वहाँ पर ज़्यादा उनकी संख्या थी, तो आप उनको जो है डिवाइड कर दिए। हाँ, और कहीं न कहीं यदि आप देखते हैं कि यदि झारखंड और बिहार की स्थिति या फिर नक्सल की समस्या एक बड़ा विकराल रूप लिए हुए था उस समय। हुँ। लेकिन झारखंड बनने के बाद कम से कम इस पर लगाम लगा। क्योंकि अब इस किसी के पास ये कहने के लिए बहाना नहीं था कि पटना तुम पर शासन कर रहा है। कारण है तुम ना पर कि जब हाँ, क्यों कहा जाता है कि प्रशासनिक क्षेत्रों को अलग-अलग बाँट करके जो है ना, हुँ, प्रशासनिक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए वहाँ पर। एक जो है ना हुँ, मुखड़ा खड़ा कर दिया जाए ताकि वो जो है उस जो वहाँ का एरिया होगा उसको कंट्रोल कर लेगा। हुँ, ऐसे ही अभी यूपी में कई सारे इलाके ऐसे हैं जिसको जहाँ की आपको विकास मिलेगा ही नहीं। उसका कारण बुंदेल यही है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, बुंदेलखंड बु बुंदेलखंड बुंदेलखंड देख लीजिए एकदम। तो ये सब बात है कि और फिर हाँ, दूसरा था चलिए। वित्तीय एवं प्रशासनिक तर्क और प्रत्येक राज्य पूरे देश में लोगों को के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। मतलब यानी कि अगर प्रशासनिक आधार। सेंटर अगर जो है ना कोई भी योजना बना रही है, हुँ, तो उसमें उसका अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो कल्याण हो और वो सके इसलिए भी राज्यों के स्तर पर भी उसको अच्छे से लागू किया जा सके। और वैसे भी बोझ भी तो ज़्यादा नहीं पड़ता राज्य बनने से, एक राजभवन ही तो बढ़ता है। हाँ, बोझ बनेगा तो वो अपना इनकम है ना, उसका अपना सब कुछ हाँ, मतलब अलग है क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो डिवाइडेशन हाँ, की गई है। आप उनके शक्तियों में उँगली नहीं कर सकते, वो आपके शक्तियों में उँगली नहीं करेगा। सिंपल सी नहीं बात करें, है। हाँ, लेकिन लेकिन तुम उँगली करोगे, हम भी मैं करेंगे। तो उँगली करूँ मैं तो तब तक करूँगा जब तक कि कुछ हो ना जाए। अरे हो जाए उसके बाद भी करेंगे, तब हाँ, तो पास तब तो पास करेंगे। हाँ, चलो चलिए अब आपको अब गठन की प्रक्रिया हाँ, प्रक्रिया बताना पड़ेगा कि गठन की प्रक्रिया कैसे होती है। क्योंकि जब तक आप गठन की प्रक्रिया नहीं समझेंगे, नामों के परिवर्तन में कैसे क्या किया जाए, हाँ, तो इसी फिर पर हम बात कर रहे हैं इसी पर हम बात कर रहे हैं कि नए राज्यों के अच्छा, अच्छा। निर्माण, सीमाओं हाँ, और नामों का परिवर्तन और प्रक्रिया का। अब इस पर हमें हाँ, चलते हैं। अभी हाल-फिलहाल में बंगाल को बंग प्रदेश की बात की गई थी। बंग देश हाँ, या बिल्कुल। बंग प्रदेश की। हुँ, वहाँ से स्टेट असेंबली ने इसको पास करके भेज दिया सेंटर को। हुँ, हुँ। अब सेंटर के पास ये पेंडिंग है। बीच में से उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? पहले निर्माण की बात करते हैं। सब आप अलग-अलग देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि क्योंकि आप जो है ना सभी को एक में ही दे सकते हैं। जैसे कि संसद कहती है, अनुच्छेद 3 में जो लिखा हुआ है और सब क्लॉज़ है उसका कि किसी भी राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, जो मैंने क कुछ देर पहले चर्चा किया था, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कहने का मतलब है कि 2 राज्यों को एक में शामिल कर दे या 2 राज्य से थोड़ा-सा भाग काट करके एक मिनट और में तीसरे पहले मैं इसको एक एक बार इसको पढ़ देता हूँ। जो है आर्टिकल 3 है जहाँ से कि नए राज्यों की स्थापना या निर्माण की बात होती है। इसमें कहता है कि पहला अनुच्छेद इसका जो पहला सब क्लॉज है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को राज्यों के भागों को मिलाकर, मतलब 2 या बिहार झारखंड को मिलाकर या फिर बिहार झारखंड से कुछ-कुछ क्षेत्रों को मिलाकर, किसी राज्य मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये सारा आर्टिकल 3 में आता है। तो इसको थोड़ा इसकी इसकी जो प्रक्रिया है, इस पर बात करना चाहेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि किसी राज्य की जब निर्माण की बात होती है, तो उसमें आप कह सकते हो कि 2 राज्यों को एक साथ मिला दिया जाए या फिर 2 राज्यों को हो सकता है कि आधा-आधा काट करके 2 राज्य बना लिया जाए या फिर
2 राज्यों का थोड़ा भाग इधर से काट लिया जाए, थोड़ा भाग उधर काट लिया जाए और तीसरे राज्य की स्थापना कर दिया जाए। तो ये इस सब तो तरीके ठीक से है। आप हाँ, किसी भी तरीके, हाँ, संवैधानिक बात भी करेंगे, क्या-क्या प्रक्रिया है उसका, कैसे-कैसे लाया जाता है, वो भी बात करेंगे। तो इस तरीके से हम निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ संवैधानिक बातें कि कैसे-कैसे जो है ना, इसका निर्माण किया जाता है। तो पूरी शक्ति जो है सेंटर को दी गई है इसकी। कि संसद केंद्र के पास। सरकार जो है, हाँ, संसद के पास इसकी शक्ति संसद दी गई है। संसद संसद के पास या केंद्र सरकार के पास? क्या संसद में संसद पारित सं, होना सं, संसद के हाँ, पास। पता नहीं, इसको थोड़ा क्लियर संसद कीजिए। संसद 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 के पास। केंद्र सरकार कुछ नहीं होता। केंद्र सरकार तभी होती है जब सरकार चल रही होती है। चलो चलो, आगे क्लियर हाँ, कीजिए इसको, चलिए। क्योंकि यहाँ पर जब है संसद की हम बात करते हैं तो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आता है। हम्म, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसी वजह से संसद के पास सब कुछ होता है। पहले तो हमने बताया क्या कि संसद के पास इनकी शक्ति है। अलग राज्य बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या किया जाता है? सबसे पहले जिस राज्य को अलग करने की बात किया जा रहा है, उसको काटने की बात किया जा रहा है, या फिर कोई और भी जो है अलग राज्य बनाने की बात की जा रहा है, तो वहां पर पहले प्रस्ताव पारित किया जाएगा वहां की विधानसभा में। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है। ये बाध्यकारी नहीं है, सेंटर सब कुछ अकेले कर सकती है, पर एक जो रूल कहता है कि वहां के विधानसभा के द्वारा ये पारित किया जाएगा। पारित करने का बाद क्या होगा कि यहाँ इसको जो है केंद्र के पास भेजेगी, ताकि वहां की कैबिनेट जो है उसको मंजूर करेगी। और इससे जुड़े जो, देखिए वो, ये जो प्रस्ताव है राष्ट्रपति के अनुमति से ही लाया जाएगा ना पहले। ये तो सेंटर में होता है ना। सेंटर अगर डायरेक्ट ला रही है तो फिर पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा मुद्दा, और राष्ट्रपति जो है सहमति नॉर्मली दे ही देती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम करता है। मंत्रिपरिषद अच्छा, जो ये भी कहेगी वही राष्ट्रपति करेगा। हाँ? यानी ये नीचे से आप बात करो, यदि राज्य चाहे तो पहले राज्य अपने यहाँ एक प्रस्ताव पास करेगी, वो केंद्र को हाँ, भेजेगी। अब हाँ। केंद्र इस पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके आधार पर बात करेगी। वहां पहले वो क्या करेगा ना कि जो उसका कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है, वहां पर उस मसलों पर विचार करेगा। और विचार करने के बाद क्या करेगा, वो सिफारिश करेगा केंद्र सरकार को कि एक मसौदा जो है मंत्रिपरिषद तैयार करे कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। और मसौदा तैयार करके क्या करेगा, इसको अगर कैबिनेट मंजूर कर देता है इस मसौदे को, ठीक है, कैबिनेट मंजूर कर देता है, तो इन सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। यानी कि अब लगभग फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, सिफारिश को मंजूर कर लेगा तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजता है और एक निश्चित समयावधि में उस राज्य की राय जानना चाहता है। मतलब केवल ये एक फॉर्मेलिटी टाइप से होता है कि राष्ट्रपति के भेजने के बाद क्या करता है कि उसको एक बार फिर से विधानसभा भेजा जाता है। विधानसभा केवल अपनी सहमति दे ना दे कोई मतलब नहीं है। एक समय सीमा निर्धारित की गई, उस समय सीमा के बाद अपने जो है सारा काम हो जाता है। उसके बाद क्या करेगा, राज्य की राय आने के बाद अगर केंद्र को लगता है कि मसौदे में कुछ फेरबदल की जरूरत है तो इसमें परिवर्तन किया जाता है। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ओके कर दिया जाता है। इसके बाद गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है, और नोट तैयार करने के बाद इस तरह राज्य पुनर्गठन विधेयक को अंतिम रूप से केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के पास भेज दिया जाता है। केंद्रीय कैबिनेट के और पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। स्वी- उसके बाद उस उसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस विधेयक को संसद में फिर से पेश किया जाता है। देख रहे हो, प्रोसेस एक लंबा प्रक्रिया है। अब संसद में पेश किया जाता है। लोकसभा में हाँ, लोकसभा में रखा गया, लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा। अब संसद में पेश किया जाता है और दोनों सदनों के द्वारा इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। और पारित होने के बाद अंत में विधेयक राष्ट्रपति को मंजूर और मुहर के लिए जाता है और नए राज्यों का गठन हो जाता है। ये तो आपको एक यहाँ ये प्रक्रिया। आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उसमें जो क्षेत्रीय परिषद है, चार क्षेत्रीय परिषद है, जो कि जो ये
क्या था, पुनर्गठन आयोग के द्वारा ही जो है चारों क्षेत्र बनाए गए थे। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं, सात, जिसको सेवन सिस्टर कहते हैं, उसका पुनर्गठन आयोग के तहत नहीं किया गया था। वो वहां पर एक अधिनियम आया था, उसको बोलते हैं कौन सा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 में आया था। उसके तहत उसका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, इसका जो है ये 6-7 का सबका निर्माण किया गया था। ये जरूरी है आपको जानना। इससे पहले तो ये पूरा असम हुआ करता था। असम हुआ करता था, सभी असम तो नहीं हुआ करते थे। मतलब एक, सॉरी, हाँ, सभी नहीं हुआ करते थे। हाँ, सभी असम नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब आप उस सबको टेरिटरी की बात थी ना, तो जब आजाद जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता चला गया, उस हिसाब से जो है उनको स्वायत्तता देती चली गई। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको पुनर्गठन आयोग के तहत कैसे कैसे क्या किया जाता है और संसद को कौन कौन सी शक्ति है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया। इसी पर आता है कि आप किसी राज्यों के क्षेत्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को यदि केंद्र सरकार करना चाहे तो सबसे पहले एक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से एक विधेयक बनाए, लोकसभा में पेश किया जाएगा राज्य पुनर्गठन का, और फिर लोकसभा में जब वो पास हो जाएगा तब उसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से पास हो जाए तो फिर राज्य के इच्छा के विरुद्ध भी राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी संवैधानिक संशोधन होगा ना, ये एकदम जो है साधारण बहुमत से होगा, ना कि विशेष बहुमत से। ठीक है, या विशेष बहुमत बिल्कुल की जरूरत साधारण। नहीं है, बिल्कुल साधारण बहुमत से सरकार सरकार चाहे तो काम आसानी से हो जाएगा। हाँ, एकदम जो है साधारण बहुमत से काम हो जाता है, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है। हाँ, तो दोस्तों, तो राज, अब इसको कंक्लूड करना चाहेंगे? कंक्लूड तो करना चाहेंगे जरूर। इसमें क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बन सकता है, मेंस का बताओ। हालांकि मेंस प्री के में भी क्वेश्चन बन सकता है कि देखो, जैसे बिहार, हाँ, बोलो 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 बोलो। जैसे बिहार में क्वेश्चन एक पूछा था कि नहीं, शायद पिछले साल 66वीं या 65वीं में, क्या? पिछले पिछले कि मतलब राज्यों का जो बनने का क्रम है, कौन हाँ, राज्य पहले बना, इससे भी सवाल आ जाते हैं। अभी यूपी में भी पूछा था ये, हाँ, कौन राज्यों का सवाल क्रम कैसे क्या बना है? था। हाँ, हाँ, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना कि आपको कंफ्यूजन कर देगा कि पहले हिमाचल बना था, पहले गोवा बना था, पहले हाँ। मिजोरम बना था कि पहले अरुणाचल प्रदेश बना था। तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो इसको इसको एक बार अच्छे से देख ले प्री के लिए। और दूसरा है कि जो राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र वाला जो आर्टिकल 2 जो है, इसको अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर कर ले। और यदि नामों का जो बाकी ये जो है नाम का परिवर्तन, और ये आर्टिकल 4 जो आर्टिकल 3 जो है, ये तो मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। चलिए, चंदू ने अपने तरफ से बताया, मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्री में भी और मेंस में भी। जब आप ये धर आयोग या फिर फजल अली आयोग या जेपीपी समिति की बात करेंगे, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पुनर्गठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, या कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है। तो आपको ये सब आयोग का नाम दे देगा, फजल अली आयोग, जेपीपी या धर कमेटी, और उसमें आपको से पूछ लिया जाएगा। तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ये नामों से मतलब ये आयोग और उसके जो सदस्य हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, उससे क्वेश्चन बन सकता है। और एक चंदू ने बताया कि सीक्वेंस से नंबर बन सकता है कि कौन राज्य का पहले गठन हुआ और कौन राज्य का बाद में हुआ, वहां से आपको क्वेश्चन बनने की संभावना है। और तीसरा ये है कि जो अभी हाल में कुछ राज्य बने हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी हाल में 2014 में बना था तेलंगाना, उससे पहले बना था, उससे पहले 2000 में जो है झारखंड, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। हाँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो इस तरीके से जो ये सब बने हैं, तो इसका भी सीक्वेंस आपको पूछा जा सकता है कि कब बना था, डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है। तो इसी तरीके से ये जो है प्री में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर पुनर्गठन से बनने की संभावना ये रहती है कि क्या सभी राज्यों का जो है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग से ही सभी राज्यों का निर्माण किया गया है, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट वाला है उसको अलग जो पुनर्गठन आयोग था उससे बनाया गया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि किस राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है।
केवल आप नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका को छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट वाला जो राज्यों हैं उसको छोड़ दें, तो बाकी सबका पुनर्गठन आयोग से ही हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसे बन सकते हैं। हालांकि वहां भी पुनर्गठन आयोग ही था, लेकिन नाम अलग था, एक अलग था, क्योंकि जानना पड़ेगा ना कि कौन सा किधर जा रहा है, कैसे नहीं, वो सर्वे वगैरह करने के लिए वो एक आयोग तो बनता ही है। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब था कि सबका तो निर्माण अलग अलग तरीके से हुआ है। तो और मेंस का क्वेश्चन पे आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी जो संसद की शक्ति है सर्वोपरि है, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि क्या ये संघीय राज्यों की ढांचे को भूमि, फुलफिल कर हाँ, संघीय ढांचे को फुलफिल करता है या नहीं करता है, मतलब आपका भी विचार जान सकता है इसमें। तो आप उस हिसाब से राज्यों की भूमिका पर भी सवाल आ सकता है, राज्यों की हाँ, क्या राज्यों की भूमिका है। भूमिका भी, हाँ, क्या भूमिका है या नहीं है, कि खाली एकात्मक शक्तियां हैं केंद्र के पास, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी सविस्तार चर्चा करें उस पर। तो मेनली ऐसे तो ही दोस्तों, क्वेश्चन बनने के अब संभावना। आज का वीडियो यही समाप्त करना चाहिए। हम्म, ये था हमारा आज का संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जल्दी ही कोशिश करते हैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आए, भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता की। मिलते मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के थैंक यू लिए सो मच। धन्यवाद। खुदा हाफिज। कितना देर हुआ? 51 या 51 मिनट।